स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों बताइए फिर, आप लोगों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है कि अभी तक आपने कितना सुधार किया है अपनी परफॉर्मेंस में, यानी कि पहले आपका स्कोर क्या हो रहा था मैथ वाले पोर्शन में और आज आपका स्कोर क्या हो रहा है। तो आपको बताना चाहिए मेरे हिसाब से कि हाँ सर, अभी जो लगभग हमारी 35 से भी ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, इनमें हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है। और अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी भी टाइम है, आप एक दिन में 2-2 क्लास भी खत्म कर सकते हैं और आने वाले समय में 101% आप अपने मैथ के स्कोर को सुधार लेंगे। तो अभी भी समय है, जिन बच्चों ने अभी प्रैक्टिस नहीं की है बढ़िया से अभी कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नई डेट आते आते आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है और आज की सीरीज में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 6.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। अब देखो, साधारण ब्याज तो पूछ रहा है, लेकिन उसने एक डेट दे दी है कि हमें इस डेट से लेके यहां तक का ब्याज चाहिए है। तो यानी कि आपको ब्याज की गणना करनी है दिनों में, कितने दिन हो रहे हैं दिन निकालना आपको आना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कि दिन निकालते कैसे हैं। हमें ब्याज की गणना करनी है 3 फरवरी से कहां तक, 17 अप्रैल तक, 3 फरवरी 2023 है। और अगर आपने रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा है तो लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, किस महीने में कितने दिन होते हैं, इसकी समझ तो होगी ही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2023 है और 2023 जो है सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यह 4 से नहीं कट रहा। तो फरवरी में सामान्य तौर पर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। फरवरी में सामान्य तौर पर कितने दिन होते हैं, 28। यानी कि हमें फरवरी माह के कितने दिन मिल जाएंगे, फरवरी 3 फरवरी से स्टार्ट करना है तो हमें फरवरी के कितने दिन मिल जाएंगे, फरवरी माह के हमें मिल गए 25 दिन, यानी 25 दिन का ब्याज मिलेगा। 3 फरवरी को छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अपना मार्च, तो मार्च के कितने दिन होते हैं, तो मार्च के 31 दिन होते हैं। उसके बाद आ जाएगा अपना अप्रैल, तो अप्रैल में किस तारीख तक का ब्याज चाहिए है, 17, तो आपको यहाँ लिखना है 17। जिस दिन ब्याज लिया है उस दिन को छोड़ देना है, यानी कि जिस दिन पैसा उधार लिया है उस दिन को छोड़ देना है। 3 फरवरी के बाद आपको देखना है, तो 25 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के और 17 अप्रैल तक यानी 17 तारीख का भी ब्याज लगेगा। तो 17 तारीख तक के 17 दिन ये हो गए, सभी को जोड़ना है। 7 और 1 8 5 13, यहाँ एक आएगा, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि हमें ब्याज मिलेगा 73 दिन का। और हमारी जो दर है वह है 6.75%, यानी कि 6 सही 3/4% इसको बोल सकते हैं। 6.75 मतलब 3/4, ठीक है ना। 6 चौको 24 और 3 हो गया 27/4%, चाहो तो भिन्न बना सकते हैं। अब हमें ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि मूलधन है अपना 2000 और दर है अपनी 27, नीचे आ जाएगा ये 4, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आ जाएगा देखो 100। और समय दे रखा है, क्या दे रखा है, 73 दिन, यानी यहाँ आपको लिखना है 73 दिन। और जब यहाँ ऊपर आप दिन लिखो तो नीचे 365 दिन लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप ब्याज की गणना कर रहे हैं दिनों में। जब महीनों में गणना करते हैं तो ऊपर महीना लिख देते हैं, नीचे 12, और जब वर्ष में गणना करते हैं तो कुछ नहीं लिखना है, वर्ष की जगह वर्ष बस लिख दो। तो अभी दिन है 73 दिन को अगर हमें वर्ष बनाना है तो बटे 365 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और यहाँ 2 शून्य से अपने ये 2 शून्य चले जाएंगे, ठीक है ना। और 73 एकम 73, 73 पंचे होता है, 7 पन्ना 35, 3 पांचे 15, और 5 से जाएगा अपना ये 4 बार, पंचों के बीच 4 से 4 कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा है 27, यानी कि 27 ही हमारा आंसर है, साधारण ब्याज होगा 27 रुपए, ठीक है ना। जब भी दिन वाला जो क्वेश्चन आता है, अगर दिनों में गणना करने को बोलता है तो मोस्टली 73 दिन ही आता है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि 73 से 365 कट जाता है इस वजह से। चलिए
62,000 लीटर पानी की क्षमता वाले एक घनाभाकार टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई गहराई इस हिसाब से दी है 2.5 मीटर और 10 मीटर है, हमें चौड़ाई बताना है। तो ये क्या दी है हमें क्षमता, और क्षमता का मतलब क्या होता है आयतन। क्षमता का मतलब होता है आयतन, यानी हमें घनाभ का आयतन दिया है। अरे सर घनाभ का आयतन कहाँ दिया है, ये तो लीटर लिखा है। अरे भाई तो लीटर से आप घन मीटर बना सकते हैं। आयतन जो होता है वह होता है, अगर मीटर में लेंथ वगैरह दी है तो घन मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर होगा। तो आयतन को घन मीटर घन सेंटीमीटर इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर बराबर क्या होता है, एक घन मीटर। ये याद रखना है आपको, एक घन मीटर से बन जाता है 1000 लीटर। तो 62,000 लीटर से कितने घन मीटर बनेगा, 62 घन मीटर बनेगा। और ये क्या है अपना, ये क्या है अपना आयतन। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन दे रखा है ना। घनाभ क्या होता है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई घनाभ क्या होता है। ये होता है घनाभ, ये तो किसी भी आकृति का आपको आयतन चाहिए है, मेरे साथ बोलो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। घनाभ का आधार होता है आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई का गुणा करा दो, आयतन हो गया। तो गुणा गुणा ऊंचाई आ गया आयतन, और आयतन हमें दे रखा है कितना है 62, जो वैल्यू दी है यहाँ पे लगा दो। तो उसकी लंबाई हमें क्या बताना है, चौड़ाई बताना है। लंबाई कितनी है 2.5, ये अपनी चौड़ाई हो गई, ये अपनी चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई है अपनी कितनी 10, बराबर दे रखा है कितना 62। तो 2.5 का 10 में गुणा करोगे, यानी यहाँ चौड़ाई चौड़ाई बराबर 62, नीचे आ जाएगा 2.5 का 10 में गुणा करोगे तो 25 से कम 25, शून्य का शून्य आ गया, और एक अंक बाद दशमलव है, यानी यहाँ आ जाएगा देखो 25 ही आ जाएगा 10 में गुणा करोगे। अब 25 से आपको इसमें भाग करा देना है, तो 25 से भाग कराना है तो इसका 4 गुना कर दो तो 100 बन जाएगा। 62 का 4 गुना, 6 चौके 24, 2 चौके 8, यानी 62 का 4 गुना क्या हो जाएगा 248। सर ये 4 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 25 का 4 गुना करने से नीचे आ जाएगा 100, और 100 से भाग करना मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो आंसर है 2.48 मीटर। और अगर जैसे ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट 25 से भाग करा दो, 25 दूनी 50, बच गया 12, रखा दशमलव, हो गया 20। तो 25 चौके 100, फिर बच गया 20 बचा था, फिर शून्य आएगा 200, 25 अट्ठे 200। तो जैसे भी आपको भाग करना है बस भाग कराना है, तो आपकी ये चौड़ाई निकल के आएगी 2.48 मीटर। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% से कम कर दिया जाता है और हर को 15% से बढ़ा दिया जाता है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, तो मैंने कहा जैसे x बटे y ये अपनी भिन्न है। अगर इसको मैं x, उसने अब ये x बटे y जो लिखा है, तो ऊपर क्या होता है अपना अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो उसने बोला है कि अंश को देखो 10% कम कर दिया जाता है, तो हर संख्या अपने आप में 100% है। अगर आप इसको 10% से कम कर दोगे तो ये कितनी बचेगी, x का 90% बचेगी। और अगर नीचे वाली संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो 15% अगर आप बढ़ाओगे तो हर संख्या अपने आप का 100% होती है, तो 15% जब बढ़ जाएगी तो संख्या हो जाएगी 115%, और प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, और इसका मान दे रखा है नया मान जो आएगा, तो भिन्न का मान हो जाता है 2/5। हमसे पुरानी भिन्न पूछी, यानी हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ लिखा है 2, नीचे 5, 115 उस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 115, और ये 90 जो ऊपर लिखा है बराबर के उस साइड पक्षांतर में ले जाओगे तो देखो नीचे आ जाएगा, है ना। अब अगर ये कटता है, ये जो अब गुणा यहाँ है, यहाँ लगा दो बीच में, है ना। तो अगर कटता है तो काट दो, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से चला जाएगा अपना ये 45 बार। तो x बटे बाई हमसे पूछा है, यानी कि 23/45 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भिन्न का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना। चलिए, एक वृत्ताकार ट्रैक पर
एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। कल की सीरीज में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उन्हें एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 280 सेकंड, 350 सेकंड और 420 सेकंड और 560 सेकंड लगते हैं। यानी कि कल का जो क्वेश्चन था उसमें हमें दूरी दी थी और चाल, तो पहले हमने निकाला था समय, और मैंने कल बताया था कि पहले निकालते हैं समय, फिर उनका लेते हैं एलसीएम। तो इसमें तो और अच्छी बात यह है कि उन्होंने समय ही हमें बताया है, उन्हें एक चक्कर पूरा करने में इतना सेकंड का समय लगता है। तो अब हमसे पूछा है कि भी पहली बार कब मिलेंगे, तो जब समय दे रखा है या फिर नहीं भी दे रखा है तो हम निकाल लेते थे भिन्ने के माध्यम से, कल मैंने उसे करके बताया था। इसमें भी समय दिया है, बस हमें इनका एलसीएम बताना है, और एलसीएम अगर बताना है तो भाई एलसीएम हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। यानी कि हमें चाहिए है इनका एलसीएम 280, 350, 420 और 560। हमारा जो भी एलसीएम होगा इनसे कटेगा और इनके बच्चों से भी कटेगा, यानी इनके गुणनखंड से भी कटेगा। तो जैसे 350 है, मान के चलो 280 है, ये किससे कटते हैं? 7 से कट रहे हैं। देखो सभी 7 से कटते हैं। 7 क्योंकि 2 से तो सभी कट रहे हैं, 4 से तो सभी कट रहे हैं, है ना। 3 से भी देखो, ये 3 से कट रहा है, 8 4 12, ये तो 7 से ये संख्याएं कट रही हैं। 7 पंचे 35, 7 चौं 42। हमारा जो भी आंसर होगा, इनका जो भी एलसीएम होगा वह 7 से कटेगा। क्या 5200 कटता है 7 से? तो देखो 7 छौ 42, 7 7 49, 30 50, 7 चौके 28 नहीं कट रहा है। 7 या 21, 7 चौके 28, 2 नहीं कट रहा है। 7 एकम 7 दूनी 14, ये कट गया। 7 पन्ना 35, 7 एकम नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो 7 से कट रहा है। 7 से ये संख्याएं कटती हैं तो इनका एलसीएम भी 7 से कटेगा, और हमें एलसीएम ही चाहिए था। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। वहां लिखने मत बैठ जाना कि अभी हम एलसीएम निकालेंगे और इस तरीके से करेंगे, फंस जाओगे बुरी तरीके से। चलिए, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 विद्यार्थियों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है, और उनमें से 5 अन्य विद्यार्थियों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी है आपसे। तो देखो, शुरुआत के 5 विद्यार्थी हैं जिनका औसत हमें दे रखा है कितने, 10 वर्ष। उसके बाद 5 और विद्यार्थी हैं, 5 अन्य विद्यार्थी हैं जिनका औसत हमें दिया है कितना, 14। तो कितने विद्यार्थी हो गए? 5 और 5 10 तो हो गए। इसके अलावा अभी 30 विद्यार्थी और बचे हैं। 30 और बचे हैं। कैसे बचे हैं? अरे भाई, टोटल 40 थे, 5 और 5 10 हमने लिख लिए हैं, अभी 30 और बचे हैं। और इन सभी का अगर औसत मिला लिया जाए, सभी का औसत देखा जाए, तो सभी का औसत दे रखा है 12। तो हमसे जो 30 ये रह गए हैं, इनका औसत पूछा है। कैसे बताएंगे? तो जो औसत दिया है वो आपको यहाँ लिख लेना है, फिर इस औसत से आपको इनसे तुलना करनी है। तो ये 12 से कम है। कितना कम है? 2। कितने आंकड़ों पर? 5 पर। तो 2 पंचे 10 की कमी, ये बोल रहा है 10 की कमी होगा। यहाँ 12 से ये ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 2। कितने आंकड़ों पर? 5 पर। तो 2 पंचे 10 ज्यादा। अरे भाई, 10 की कमी 10 ज्यादा, मतलब ना कमी ना ज्यादा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इन 30 लोगों की वजह से। तो हमसे पूछा है शेष विद्यार्थियों का औसत आयु क्या है, तो कुछ जोड़ने को बचा ही नहीं। जो बचता है, अगर कम आता तो इसकी पूर्ति ये 30 लोग करते, यानी कि बढ़ा के करते। अगर ज्यादा आता तो ये 30 लोग उतना कम लाते। तो अभी ना ज्यादा है ना कम है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 12। यानी कि जो 30 लोग बचे हैं उनका औसत आयु जो है वो क्या है, 12 वर्ष। चलिए, क्योंकि जोड़ने को कुछ बचा ही नहीं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ना कम ना ज्यादा, तो 0 का डिफरेंस बचा है। तो इन 30 लोगों का जो औसत है वह 12 ही होगा। चलिए, 4a और 16a का चतुर्थानुपाती 81 है। अगर चतुर्थानुपाती बोल रहा है आपसे, मतलब 4 लोग से, तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट लिखना है, a अनुपात b समानुपात समानुपात c अनुपात d, इस तरीके से लिखना है। अब इन्हें इसी क्रम में लगा देना है जैसा वो बोल रहा है। तो पहला तो हो गया अपना 4, b की जगह पे आ जाएगा अपना a, c की जगह पे आ जाएगा 16a, ये तृतीय अनुपात है, और चतुर्थ अनुपात हमें दिया है कितना है, 81 है। और तरीका आपको मालूम ही होगा, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। जब यहाँ 2 संख्याएं होती हैं तो b को 2 बार लिखते हैं, यानी मध्य अनुपात और वाले केस में b को 2 बार लिखते हैं। तो अभी क्या होगा, 4 गुणा 81 बराबर 16a
और a का गुणा करोगे तो 16 a वर्ग आएगा। आपसे पूछा क्या है, a वर्ग का ही तो मान पूछा है आपसे। तो 4 एकम 4, 4 8 देखो 32 आ गया, और गुणा कराने की क्या जरूरत है, यहाँ आ गया अपना 4 गुणा 81 और नीचे आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 16, a वर्ग की वैल्यू आ जाएगी। 4 एकम 4 चौके 16, फिर 4 से आपको इसमें भाग कराना है, तो 4 दूनी 8, एक में भाग नहीं गया, भागनास्ती की शून्य रखा दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा 20.25। ऑप्शन नंबर बी ए वर्ग का माना गया। ठीक है ना। कई बार क्या होता है इस तरीके की ए वर्ग ऐसी संख्या बच्चे जब वहां एग्जाम में देखते हैं तो घबरा जाते हैं और देखते हैं कि यार इस टाइप का तो हमने किया ही नहीं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको उसी हिसाब से करना है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही होगा। चलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब जो बच्चे यहाँ देख रहे होंगे और अगर उन्हें ट्रिपलेट आती है तो वो समझ गए कि कौन सा त्रिभुज है। मैंने आपको बताया ना कि अब जब त्रिभुज पूछता है तो सबसे ज्यादा जो फैशन है वो किसका है, समकोण त्रिभुज का, और लिखता कहीं है नहीं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पहचाने कैसे, तो एग्जामिनर चाहता है कि मेरे प्यारे बच्चों जाके ट्रिपलेट पढ़ो और कुछ ट्रिपलेट याद करो, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि ये तो ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है मतलब ट्रिपलेट होती किसकी है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए बनी है। तो ये त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज। अब जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को रोक के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आप लोगों ने कमेंट जो है करना बंद ही कर दिया है, मेरे हिसाब से करते ही नहीं है। अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो बताते भी नहीं हो आजकल क्या कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे तरीके से मेहनत करो और जो भी पूछ रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ते हो, क्योंकि मैं तो आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे सामने तो यहाँ कोई नहीं बैठा है, मैं हूँ, मेरा भाई है जो मेरे साथ हेल्प कर रहा है, और है कौन यहाँ पे। तो मैं जब उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है कि जैसे आप किसी रूम में बैठ के किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप वीडियो जब भी देख रहे हो सुबह शाम दोपहर रात में, आपको उसका जवाब देना है, क्योंकि आप तो क्लास में अभी बने हुए हैं ना। तो इस वातावरण में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 और 0.5 है। सर ट्रिपलेट में तो दशमलव आता नहीं। अरे भाई तो ये मीटर है, मीटर, तो 0.25 मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो बनेगा 25 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा कराएंगे 100 का, 25 एकम 25, 2 शून्य का 2 शून्य, 2 अंक बाद दशमलव था लगा दो, देखो आ गया ना 25 सेंटीमीटर। और जब ट्रिपलेट आप कंफर्म कर ही चुके थे तो सेंटीमीटर बनाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का तो ये जो सबसे लंबी भुजा आपको दिख रही है ये होती है कर्ण, और कर्ण का क्षेत्रफल में काम ही नहीं है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों में से किसी भी भुजा को आधा कर दो और गुणा कर दो, तो 24 का आधा 12, 12 सत्ते 84 हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो। फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस त्रिभुज में, जैसे मान के चलो एक तो ये हो गया समद्विबाहु और एक हो गया समकोण त्रिभुज, दोनों का फार्मूला सेम है। तो 1/2 उसने बताया भुजा की लंबाई तो 7 और ऊंचाई पे 24, दोनों में से अल्टा पलटी करके कहीं भी कुछ लिख सकते हो। 2 से जाएगा अपना ये 12 बार 12 सत्ते 84। तो समकोण त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल निकालना है, सबसे लंबी भुजा को छोड़ दो, दो भुजा में से किसी भी एक भुजा को आधा कर लो, 7 का आधा करने में दिक्कत होगी तो 24 का आधा हुआ 12 और सीधा गुणा करा दो 12 सत्ते 84, ठीक है ना। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वैसे आप बताते तो हो नहीं लेकिन मेरा तो काम है कहना, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चलिए, दिया गया है कि 20 और y का तृतीयानुपाती x है यदि y पहले 3 अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि 20 और y का तृतीय अनुपात, कितनी संख्याएं हैं 2, कितनी संख्याएं हैं 2, यानी b आएगा 2 बार, b आएगा 2 बार। कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4,
तो जब 4 संख्याएं होती हैं तो ए बी समानुपात सी और डी लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2। एक तो 20 है और बाय है, और ये इसका तृतीय अनुपात, यानी टोटल 3 तो थे। तो ऐसे केस में हमें बी को लिखना है 2 बार, यानी कि जो हमारा फॉर्मेट होगा वो होगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब उसने बताया है कि 20 और y का तृतीय अनुपाती x है, और हमें बताया उसने कि y जो है पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले तो आप y का मान निकाल दो। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, 5 3 8 और 2 10। तो ये आ गई अपनी y की वैल्यू। और हमें बता दिया उसने कि भाई y की जगह पे आपको क्या लिखना है? 10। तो ये हो गई अपनी 20 a की वैल्यू। बाय यहाँ आना था, तो बाय के बदले आपको लिखना है 10। 10 सी मतलब तृतीय अनुपात, इसको बोलते हैं मध्य अनुपात। जब 2 संख्याएं होती हैं तो बी को 2 बार लिखते हैं। और यहाँ आ जाएगा अपना x, तो 20 गुणा x 10 गुणा 10। तो आप करोगे यहाँ पे 10 गुणा 10, या ऐसा लिख दो 20 गुणा x बराबर 10 गुणा 10। शून्य से ये शून्य जाएगा, 2 से जाएगा अपना ये 5 बार, 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू आ गई अपनी क्या? 5, ऑप्शन नंबर सी। एक ही तरीका है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस याद रखना है कि अगर संख्याएं 2 हैं तो बी को 2 बार लिख लेना, और अगर संख्याएं 4 ही हैं तो ए बी सी डी, यानी कि 3 पद दिए हैं, चौथा आपसे पूछ रहा है तो ए बी सी डी आपको लिखना है। चलिए, आंसर है 5। आसान सा क्वेश्चन है, देखो एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन आना है भाई। मैं आपको बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ज्यादा सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहेंगे और अपना एग्जाम खुद ही खराब कर लेंगे। मेरी बात आप अच्छे ध्यान से सुन लो, और आपको बिल्कुल एक लेवल में रहना है, और आपका लेवल यही है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसमें मैंने आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन भी कराए हैं, आरपीएफ एसआई के, दिल्ली पुलिस के। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। जो बच्चे ज्यादा सोचते हैं, कई बार उनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग के चक्कर में वो हर बार फेल ही होते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। और आपके लिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी यहाँ से हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप भी अच्छी मेहनत करिए और विश्वास रखिए। तो इसका एलसीएम बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि जब भी आपको एलसीएम पूछे तो निकालने मत बैठना, ऑप्शन से करना। यानी कि जैसे इसमें क्या है? शून्य। क्या है इसमें? शून्य। तो हमारा जो भी इनका एलसीएम होगा उसमें 0 होगा, लास्ट में इकाई अंक शून्य होगा। क्या इसमें है? इसमें है नहीं। तो 2 ऑप्शन गए। अब एक और बचा, तो ये दिख रहा है आपको, देखो 36। 36 किससे कटता है? 9 से। तो हमारा आंसर जो भी होगा वो 9 से कटेगा। और 9 की विभाजिता का नियम क्या होता है? अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 3 11, क्या 11 9 से कटता है? नहीं। तो बचा 1, ये हमारा आंसर है। 4 2 6 3 9। ये लो, पढ़ते पढ़ते वहां 2-5 सेकंड में ही कर लो गया। ठीक है ना? चलिए, तो एलसीएम आता तो है, लेकिन वहां इस तरीके से ये कॉलम बना के बैठे हो आप वहां पे, तो आपने आता है लेकिन आपने टाइम दिया, तो उस वजह से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें आप टाइम नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है? क्वेश्चन वहां करना भी है और टाइम भी मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, यानी कि टाइम कैसे मैनेज करना है वहां पे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ बनने से काम नहीं चल जाएगा, बनाना है और फास्ट नहीं, सुपर फास्ट बनाना है। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसा क्वेश्चन 30 सेकंड में कर रहे हो, वहां पे 1 मिनट में कर रहे हो, 50 सेकंड में। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, करके देख लो आप, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन से 1-1 2-2 5-5 10-10 सेकंड बचाओगे, फिर एक अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करना। भले 1.5 मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए, तो टाइम बचा के करना क्या है, वहां पे क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो अच्छी रणनीति के साथ में एग्जाम क्लियर होता है। चलिए, 2 टेलीविजन प्रत्येक 7,980 रुपए में बेचे जाते हैं। एक पर 5% का लाभ होता है और एक पर 5% की हानि होती है। 25/100 यानी 0.25% की हानि होगी। तो ये क्या है? प्रैक्टिस ही तो है। आ गया आंसर। भाई कॉन्सेप्ट एक बार याद रखो, जब 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाए, उसने लिखा ना प्रत्येक को इसी मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि पहली टीवी भी 7,980 की है, दूसरी भी 7,980 की है। तो जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक पर हो लाभ और एक पर हो हानि,
एक पर हो लाभ और एक पर हो हानि और इनकी संख्या जो है दोनों स्थिति में क्या हो, समान। तो ऐसी स्थिति में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि। याद रखो, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ होता है और एक पर हानि होती है और उनकी संख्या समान है, कभी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि। और होगी कितने की, सिर्फ दोनों का कराना है गुणा, 55 25 और नीचे करा देना है 100। ये आपका आंसर होगा। तो आ गया अपना 25/100। 100 से भाग कराना है, 2 शून्य है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.25% की होगी हानि। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछेगा। ठीक है ना। चलिए, तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मिला लेकिन अभी तक मैंने इसको ऐड नहीं किया। मैंने कहा अरे बच्चे बोल रहे हैं लेवल अप लेवल अप लेवल अप, फिर मैंने सोचा कि भाई लेवल में बच्चों के हिसाब से मतलब करना तो चाहिए, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो वो भी मैंने किया। जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी आपको मिल रहे हैं, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। और आप तो वीडियो को वैसे भी स्किप कर रहे होंगे, ये जो बीच बीच में मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, आप हो सकता है नहीं सुन रहे हो, तो कोई बात नहीं, मत सुनो, लेकिन मेरा काम है आप तक सही बात को पहुंचाना, तो मैं पहुंचा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम आता है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर बैठते हैं, है ना, हो जाती है, नहीं करना है गलती। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास, BODMAS, अच्छे से मालूम है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो क्या है इसमें, तो पहले डिवाइड होगा ना, तो 15 चौके 60, यानी कि ये समझो 60/15 लिखा है, दोनों जगह ऋण है, ऋण से ऋण गया, 15 एकम 15 चौके 60, तो इतने का आंसर आ गया 4, वो भी प्लस का, लेकिन इसके बाहर ऋण है, यहाँ बाहर ऋण 9 है, वो भी ब्रैकेट में, यहाँ पे है धन ऋण 2, इतना क्वेश्चन बचा, गुणा 8, ये लेकिन 4 धन का है, कैसे, 15 चौके 60, ऋण और ऋण से कट गए तो धन में आएगा, इतना सा क्वेश्चन देखो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा पहले, तो 8 दूनी हो गया अपना कितना 16, वो भी ऋण का, लेकिन बाहर क्या है, यहाँ पे धन, 4 को ब्रैकेट से निकालो, ऋण 4 बन जाएगा, 9 को ब्रैकेट से निकालो, ऋण 9, 9 4 13, ऋण 13 हो गया, धन ऋण से ऋण, धन और ऋण का बन गया ऋण, जब ब्रैकेट से निकलता है तो चिन्हों का गुणा होता है, तो ऋण 16 और ऋण 13, आंसर हो जाएगा ऋण 29। तो कई बार चिन्हों की गलती हो जाती है भाई, एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, अगर दिया नहीं है तो देने जा तो रहे हो, तो समझ आ जाएगी कि सर क्या बोल रहे थे। तो मुझे भी पता है, मुझे दोनों एक्सपीरियंस है, पास होने का भी है और फेल होने का भी है, शुरुआत में सभी फेल होते हैं, मैं भी हुआ था, कई बार एग्जाम बनते बनते भी छूटा है, तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, तो जो मैं गलतियां मैंने की थी वो आपसे होने नहीं दूंगा, और जो मेरी काबिलियत है तो वो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, जितना मुझे हुनर आता है वो मैं आप तक पहुंचा ही रहा हूँ, तो आपको मुझसे फायदा तो होगा। ठीक है ना। चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी सरलीकरण का है। चलिए, तो बहुत से बच्चे से कर लेंगे और जो नहीं कर पाएंगे उन्हें सिखा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट अब आना ऐसे ही है, देख लो आना ऐसे ही है, जब 2025 में ये आया है तो 2024 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को कराए हैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई में आए थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो भाई जो कराया है अभी तक तो भगवान की कृपा से आया भी है और बच्चों को उसका फायदा मिला है, तो वो फायदा आपको भी मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या हल होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा सबसे छोटा वाला, यहाँ जाओ, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, क्या आ गया देखो 3, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा है, 4 से जाएगा अपना ये देखो 14 बार, 4 एकम 4 चौके 16, तो 14 14 कितना हो गया देखो 28, तो बाहर क्या निकलेगा, 5 से जाएगा अपना ये कितने बार 12 बार, तो 12 गुणा 28 बताना है, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 9 12 दूनी 24 और 9 हो गया 33, 9 4 13, तो 336 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा यूनिट डिजिट देख लेते, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर हमारे होते हैं 12 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ठीक है ना, जैसा आपके एग्जाम का लेवल है उस टाइप की आज आपकी प्रैक्टिस हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आपसे 12 ही क्वेश्चन बने, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये मेरे घर के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं आप एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं,
तो किसी दिन आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल अप होना चाहिए, है ना। सिर्फ स्टडी करने से नहीं, कॉन्फिडेंस का भी खेल होता है एग्जाम में। तो चलिए मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से आपको हमारी क्लासेस से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अभी हमारी ये स्टार्टिंग ही है, पहली बार मैं यूट्यूब पर इस टाइप की क्लास लेके आया हूँ, तो आपको निराश नहीं करूंगा, आपके लेवल के हिसाब की सारी मेहनत मैं करूंगा। बस आपको क्लास ज्वाइन करना है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आ जाता है तो नोट नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। नहीं आता है, अच्छा क्वेश्चन लगा, लिख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से बढ़िया से मेहनत करो और आने वाले समय में अपना परिणाम आप खुद ही देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।